1994 में जापान का जीडीपी था 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और 2020 में जापान का जीडीपी था 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये नंबर्स बाकी देशों के हिसाब से फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जापान आज दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी के रैंकिंग में थर्ड है, सिर्फ यूएसए और चाइना के पीछे। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे जापान की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक गई है? क्यों ये देश लगभग 30 साल से सेम जीडीपी पे है जबकि बाकी देशों की जीडीपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है? ये जापान को धीरे धीरे काफ़ी तकलीफ़ों में डाल रहा है। तो आज जानते हैं जापान की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत। 1939 टू 1945 में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, जो शायद पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब समय था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान, तो दूसरी तरफ यूएस, इंग्लैंड, रशिया, बाकी देश। इस युद्ध की वजह से, जापान पे हुई बमबारी की वजह से उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैक्ट्रीज, स्कूल्स और उनके शहर सब लगभग बर्बाद हो गया था। और जापान की कॉलोनीज और जापान को उभरने की जिम्मेदारी उठाई अलाइज कंट्री ने। तीसरा युद्ध ना हो, जापान एक कम्युनिस्ट देश ना बन जाए और वहाँ कोई हिटलर या मुसोलिनी जैसा नेता ना आ जाए, इसलिए अलाइ कंट्री ने काफ़ी बड़ी फॉरेन एड की घोषणा की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज़ होने वाली थी। काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए और इन सब वजह से जापान काफ़ी जल्दी मॉडर्न एशिया का चेहरा बन गया और जापान की इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से और लगातार होने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान का अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। 1960 में जापान का ग्रोथ रेट लगभग 10% था। जापान की यही प्रगति काफ़ी समय तक चली। जापान ने ग्लोबलाइजेशन का भी काफ़ी फ़ायदा उठाया। काफ़ी सस्ते दाम पे जापान चीज़ें मैन्युफैक्चर करने लगा। जापान ने काफ़ी बड़ी कार इंडस्ट्री बना ली और इन चीज़ों से आया पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करने लगा, जैसे हाई स्पीड रेल्स, एयरपोर्ट्स और मेट्रो नेटवर्क, जिससे इकोनॉमी और इफ़िशिएंट हो जाए। टोक्यो में ज़मीनों के रेट्स आसमान छूने लगे थे। जापान में पैसा पानी जैसा बह रहा था। काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स ये प्रेडिक्ट करने लग गए थे कि कब जापान यूएसए को पीछे छोड़ के दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। जापान के कार मैन्युफैक्चरर्स, कंप्यूटर कंपनीज इंटरनेशनल ब्रांड्स बन गए थे। जापान टूरिस्ट की पसंदीदा जगह बन गया था और फिर 90s की शुरुआत में अचानक से सब कुछ थम गया। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जापान का बर्थ रेट काफ़ी कम है और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जापान एक बूढ़ों का देश बन चुका है। इसका मतलब जापान के इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा पुराने जनरेशन की देखभाल में चल रहा है, जो इकोनॉमी बढ़ाने में अब मददगार नहीं है। काफ़ी सारा पैसा इनके हेल्थ केयर पे स्पेंड हो रहा है और किसी समय कार और कंप्यूटर में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले जापान की टक्कर में कुछ एशियन देश आगे आ गए, जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान। जापान में एसेट प्राइस का जो बबल था, जिससे चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी, वो अचानक से फट गया। नियमित भूकंप और सुनामी का आना, इन वजह से भी जापान की इकोनॉमी पर भारी जोर पड़ा। इनके अलावा भी काफ़ी सारी वजहों से जापान की इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इकोनॉमी कंट्रोल में रखने के लिए सरकार 2 रास्ते अपनाती है। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रिक नीति, और दूसरा फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। मुद्रिक नीति में बैंक या रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा कर देती है। अगर रेट्स कम रहे तो लोग अपने लोन पर कम इंटरेस्ट देंगे और उनके पास बाकी चीज़ों पे खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा होगा, जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन कम इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो इन्फ्लेशन बढ़ाने में मदद करेगा और इससे सेंट्रल बैंक लो इंटरेस्ट रेट ट्रैप में फंस जाएगा। और अगर सेंट्रल बैंक में रेट्स बढ़ा दिए जाए तो काफ़ी लोग लोन पे बैक करने की हालत में नहीं रहेंगे, जिस वजह से एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। 90s के दौरान बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट 6% के आसपास था और आज वही रेट -0.1% है। मतलब जापान सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक्स को पैसा देने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च कर रहा है। हालांकि नॉर्मल बैंक्स अपने ग्राहक को लोन देने के पहले इस -0.1% पर मार्कअप इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और इसी वजह से आइडियली इन्फ्लेशन होना चाहिए। जापान में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ के लोगों की सैलरी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, जिस वजह से चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि जापान डिफ्लेशन यानी चीज़ों की कीमत लगातार कम हो रही है और ये एक इकोनॉमी के लिए, एक देश के लिए काफ़ी बड़ा संकट है। अगर हर साल चीज़ें सस्ती होती रहेंगी तो लोग अपना पैसा अपने पास ही संभल कर रखेंगे।
कोई आज किसी चीज़ पर 1,000 रुपये क्यों खर्च करेगा अगर उसे वही चीज़ कुछ समय बाद 800 या 900 रुपये की मिल जाएगी। इसी वजह से इकोनॉमी बेहद धीमी हो जाएगी और ये रोकने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ भी कर सकती है। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सेंट्रल बैंक ने काफ़ी सारा पैसा प्रिंट करने का फैसला लिया। 2013 में सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने डिफ्लेशन से लड़ने के लिए लगभग दुगना येन सर्कुलेट करने का फैसला किया और इस वजह से उन्हें कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने भी मिले जिससे इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% हो गया, जो कि देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। ये तो बात हुई मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेशन और खर्चा करने की प्लानिंग। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो वो टैक्स रेट कम कर देगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी। इस वजह से लोगों के पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा, जो होपफुली बाकी बिजनेसेस में स्पेंड करेंगे, जिससे करेंसी सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी बूम होगी। इस तरीके से देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। बट अगर लोग बिना सोचे समझे खर्चा करने लग जाए तो सेविंग्स काफ़ी कम हो जाएगी और लोन का बर्डन बढ़ जाएगा। और जापान की यही अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जापान की नेशनल डेब्ट लगभग $11 ट्रिलियन है, जो जापान के नेशनल जीडीपी के 2.5 गुना है। और जापान को इस प्रिंसिपल लोन अमाउंट के साथ उस पर एक्यूमुलेट हुए इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है और इस वजह से जापान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे काफ़ी चुनौतियां आ चुकी है। जापानीज इकोनॉमी काफ़ी मुश्किल दौर के बीच से गुजर रही है। जापानीज लोगों की प्रोडक्टिविटी एवरेज एज बढ़ने की वजह से दिन ब दिन कम हो रही है और उनकी स्टेबल इंडस्ट्रीज को बाकी एशियन देशों से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। और जापान एक ऐसा उदाहरण है हमारे सामने जिस वजह से हम कभी ये नहीं मान सकते कि कोई देश हमेशा प्रगति ही करेगा।